नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आपको बताते चलें कि कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 23 समस्याएं रखी गई हैं और इस बैठक में 19 समस्याओं का निवारण भी किया गया। वहीं समस्याओं का निवारण करने के लिए जिला उपायुक्त गुरुग्राम को आदेश भी जारी किए गए। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों को भी आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए और विकास कार्यों को गति दी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की टीम है और कांग्रेस अभी हार के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है और यही कारण है कि बार बार ईवीएम पर सवाल उठा रही है। आज कुल एजेंडे में 23 शिकायतें थी और 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ है। 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं और उनके कुछ कारण थे, उसको जांच के लिए हमने कहा है डीसी महोदय को कि आप उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दें और अगली बार उसको देखेंगे। कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से कोई दूषित जल की बात है, पानी ठीक नहीं मिल रहा, सीवरेज की बात है, सीवरेज के साथ साथ एसटीपी की कोई विषय आए थे, उसको लेकर के विषय था और शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर के भी कई बातें आई। हमने कहा है कि इसको स्वच्छता को गति से काम को करें। कुछ होर्डिंग्स को लेकर के भी बात आई और एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, उसके लिए हमने कहा है कि अलग से पॉलिसी वो बने ताकि निगम का इनकम का साधन भी खड़ा हो और उस पैसे से हम गुरुग्राम के विकास को गति से बढ़ा सकें। उसको लेकर के भी हमने एक पॉलिसी बनाने की बात कही है कि अगर कोई होर्डिंग लग रहे हैं या कोई एड लग रही है तो उसके लिए कोई एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए, उसको भी हमने कहा है। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने बयान देते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। आज बीजेपी के पक्ष में हरियाणा का माहौल है और 10 साल में बीजेपी ने क्षेत्रवाद से हटकर भेदभाव खत्म कर मेरिट पर काम किया है। जनता में बीजेपी की नीतियों को लेकर विश्वास बढ़ा है। निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भारी वोटों से जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में अब कांग्रेस एक पार्टी नहीं रह गई है, वो गुटों में बंटकर रह गई है। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं ने अपने अपने गुट बना लिए हैं, जिनमें से किसी भी तरह की कोई भी समन्वयक नहीं है। ये लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर आज पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है। जिस तरीके से 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर राज करने का काम किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ राज चलाने का काम किया है, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के कार्य करने का काम किया है, मेरिट के आधार पर कार्य किए हैं और मैं निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीत करके आएंगे। शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे पहले भी चुनाव लड़ती रही है और आगे भी मैं समझता हूं कि हम सिंबल पे ही चुनाव जो है लड़वाएंगे और जीतेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अच्छा फैसला लिया गया है। आजादी के बाद में फैसला लेना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने ऐसा होने नहीं दिया। हर साल इलेक्शन होते रहते हैं, देश कुछ सोच नहीं सकता, विकास कार्य रुक जाते हैं, कई महीनों तक कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, काम रुक जाता है। आज जो फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य फैसला है। साथ ही उन्होंने निशाना साधा कि विकसित भारत बनाने की बात नेहरू जी, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ने नहीं की है। बहुत ही ठीक फैसला लिया गया है। ये लिया तो जाना चाहिए था आजादी प्राप्त होने के बाद ही, परंतु पूर्व की सरकारों ने इस बारे में कभी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
अपने राष्ट्रवादी सोच के साथ कई उन्होंने चीजें नहीं की हैं। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन, सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जगजीत सिंह ढलिवाल को 16 दिन का अनशन पर हो चुके हैं और उनकी स्थिति खराब है, परंतु सरकार को बात करके समाधान निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की कोई नई मांग नहीं है। जो किसानों से बात हुई थी और कहा कि कमेटी बनाकर एमएसपी की गारंटी देंगे, अभी तक उस पर बात नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से रास्ते बंद करने पर हुड्डा ने कहा कि रास्ते बंद करना अप्रजातांत्रिक है। अगर कानून कोई अपने हाथ में लेगा तो सरकार कदम उठा सकती है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि अभी कैबिनेट पर आया, पार्लियामेंट में आएगा और तब इस पर बात करेंगे। तुरंत उससे सरकार को बात करनी चाहिए, बातचीत करके इनका समाधान निकालना चाहिए। अभी तक बातचीत के लिए हालांकि किसान कह रहे कि रास्ते खुले हैं। 14 तारीख को वो कह रहे हैं फिर पूछ कर प्रयास करेंगे। 2 बार पूछ कर प्रयास किया था, सफल नहीं रहे किसान। हाँ, मतलब बातचीत करनी चाहिए भाई, कोई नई मांग नहीं है उनकी। जो पहले बात हुई थी किसान सरकार से किसानों की 2 साल पहले, उन्होंने कहा था कमेटी बना के एमएसपी की हम करेंगे। अब तक कोई हुआ है नहीं। एमएसपी की उनकी वाजिब मांग है, जो है बात करके निकालना चाहिए। अब रास्ते बंद करना प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है। रास्ते बंद करना ये प्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून अपने हाथ में ले तो सरकार अपना कदम उठा सकती है। उन्होंने पहले कहा इन किसानों को भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले आओगे, वो भी इनकी बात मान ली गई। अब पैदल जाने में भी इनको एतराज हो गया। भाई कहाँ सुनाएंगे? प्रजातंत्र में तो इनका अधिकार है सबका। इनकी बात सुनकर बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए सरकार को तुरंत। खनौरी बॉर्डर पर किसान का आमरण अनशन जारी है और इस बीच में किसान नेता जगजीत सिंह ढलिवाल की तबियत काफी बिगड़ गई है और यूएसए से आए कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर करण जतवाड़ी ने जगजीत सिंह ढलिवाल की सेहत को लेकर खुलासे किए हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि जगजीत सिंह ढलिवाल के शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आई हुई है। जगजीत सिंह ढलिवाल की किडनी खत्म हो चुकी है और आगामी दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मेरा नाम करण जटवानी है। मैं यूएसए में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं स्वयंमान सिंह की 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 2 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। जब से पिछला फार्मर्स प्रोटेस्ट जो किसान मोर्चा हुआ था तब से मैं उनके साथ हूँ। आज हम यहाँ प्रधान जी का हेल्थ चेकअप करने आए थे। हमने जब उनसे बात करी है और हमने जो उनकी रिपोर्टें देखी हैं, उनमें रिपोर्टों में किडनी डैमेज है और साथ में उनके बहुत पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस है। कल रात को भी जब वो उठे थे तो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाए और वो गिरने वाले थे। जो उनके साथ लोग थे उन्होंने उनको गिरने से बचाया है। तो ये सब जो निशानियां हैं वो इसी चीज की हैं कि वो इतने दिनों से जो अनशन पे बैठे हैं उसकी वजह से वो उनकी बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस हो चुकी है। जमीन गुजरातियों को दे रहे हो पिंड हुंदा सी। जुलाना उपमंडल के गांव नंदगढ़ के पास से होकर गुजरने वाली सुंदर ब्रांच नहर अचानक से टूट गई है, जिससे सैकड़ों एकड़ खेती में पानी भर गया है। जो फसल है वो जलमग्न हो गई है। इसका असर दूसरे गांव में भी देखने को मिल रहा। साथ ही लगे गांव सिरसा खेड़ी तक पहुंच गया है, जिससे सिरसा खेड़ी गांव के किसान और नंदगढ़ गांव के किसान परेशान हैं। किसानों का भी कहना है कि अब पानी ने उनकी बिजाई की हुई गेहूं की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। सरकार को इन दोनों गांवों के किसानों को मुआवजा देना चाहिए ताकि उनकी कुछ भरपाई हो सके। नंदगढ़ में तो कम से कम भी
800,000 एकड़ में पानी है फिलहाल, और उसके साथ साथ में 450 से 500 किले एकड़ में सिरसा खेड़ी में पानी भराव हो चुका है और बढ़ने लग रहा है सिरसा खेड़ी में। और भी किसानों को जी घना नुकसान है, 100% नुकसान है। क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग कर रहा स्पेशल गिरदावरी हुए और फुल मुआवजा मिले जमींदारों को, जब गुजारा होगा। कितना खर्चा लग गया? खर्चा तो पूरा ही लग रहा है, कम से कम भी 40-50 हजार खर्चा 1 एकड़ का हो रहा है। मेरे 8 किले हैं जी, मैंने 20-30 हजार रुपये खर्चा किया है इसमें प्रति एकड़ किले में जी। बाद खुद ले रहा हूँ तो हमारा सुंदरबन से टूट गई है, इससे नुकसान बहुत हुआ है। घर का गुजारा है नहीं जी, फीस बच्चों की और किसी पर आश्रित निर्भर हम जी, जिम्मेदारी के ऊपर। सरकार से मुआवजा ठोक के मुआवजा दिया जाए जी, हमारा पानी निकाला जाए जब गुजारा हो सके जी। बहुत दब ले रहे थे? हाँ, बहुत दबे भी है जी। मेरा भाई है, बहुत दब जमीन ले रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है उसका। जीरी भी मर गई थी कि गेहूं आई फसल बुआई बिजाई करी थी, बड़ी मुश्किल से बिजाई हुई है उसकी। दूसरे भैया पर कर्जा ले लेकिन अब उसका तो इतना बुरा हाल हो गया है कि भाई वो किसी हाल भी नहीं, बचने के कारण नहीं रही पानी जी। उसकी मान लो सिरसा खेड़ी का तो 550 किले में है, नंदगढ़ में होगा जी कम से कम भी 800-900 एकड़ में तो नंदगढ़ का भी है। देखो जी, हम तो चाह है भाई जितना सरकार मदद करे, फालतू मुआवजा देने की कोशिश करे तो कि मैं बचने का, बालक का आगे पढ़ाने का उसका हमारा कि नजरिया हो सका है, और ना तो कोई चारा नहीं है हमारे पास। नीलोखेड़ी शहर का प्रत्येक वार्ड उपेक्षा के चलते समस्या ग्रसित है। वार्ड में गंदगी का ढेर है, समस्याओं से निजात नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर आमजन को नाली, पानी निकासी, स्पीड ब्रेकर और बढ़ती चोरी के अलावा सड़कों की खस्ता हालत समेत कई समस्याओं से जूझ रहे। परेशानियों से अवगत कराया गया। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम मुंजाल समेत कई गणमान्य लोगों ने मिलकर सीएम नायब सिंह सैनी के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत करवाया है। तहसील परिसर में समस्याओं के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम मुंजाल ने बताया कि शहरवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की खस्ता हालत होने के कारण लोग चोटिल भी हो रहे हैं। आज मैंने एक शहरवासी, एक नीलोखेड़ी हल्के का अपना भाई मानो, बच्चा मानो, दोस्त मानो, मैंने आज शहर की जो दिक्कत है, शहर की जो सड़कें हैं, डंपिंग प्लेस है, उसके बारे में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और एसडीएम साहब ने विश्वास दिया है कि जो आपने मुझे मुद्दे लिख के दिए हैं मैं उस पर खरा उतरूंगा। और ये आपकी मांग यहाँ के हल्का विधायक जी एसएमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल तरावड़ी में विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव को आगाज जागृति का नाम दिया गया है और सर्वप्रथम विद्यालय की छात्राओं द्वारा अतिथियों का स्वागत तिलक करके किया गया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक गुरशरण सिंह ग्रेवाल और विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर विभा कौशिक और अन्य गणमान्य अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने महक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मन मोह लिया है और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका के माध्यम से समाज में बढ़ रहे साइबर क्राइम से बचने, उन्हें रोकने के लिए समाज को जागरूक भी किया गया है। आपको बताते चलें कि स्कूल में वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने निवास स्थान पर जन समस्याओं को सुना है और बोले कि जनता के लिए काम करना पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि करनाल विधानसभा की जनता आती है और अपना काम को लेकर हम जितना हो सकता है अधिकारियों के संज्ञान में डालकर समस्या को हल करते हैं। विशेष तौर पर गलियों की सफाई, सड़कों और सीवरेज जैसी समस्या मुख्य होती हैं। जनता आती है अपने कामों को लेकर के और
जितना हो सकता है कि तुरंत मैं अपना अधिकारियों को दिशा निर्देश देता हूं ताकि उनको समस्या ना रहे, चाहे वो गली की है, चाहे वो सीवरेज की है, चाहे वो चोरी की कोई घटना होती है, चाहे किसी की कोई ट्रांसफर की बात है, किसी को कोई और दुख तकलीफ है परिवार में। उस नाते से जनता जो करनाल विधानसभा की है वो अपना आती है तो उनके काम जितना हो सकता कोशिश करता हूँ मैं करता हूँ। और आपके माध्यम से मैं जनता से अपील भी करूंगा, करनाल विधानसभा की जनता से। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जारी है। 2 चरणों में कराया जाएगा निकाय चुनाव। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और साथ ही 21 नगर पालिका के साथ उपचुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर नगर निगम के चुनाव करवाए जाएंगे। मानेसर नगर निगम में पहली बार निकाय चुनाव होंगे। अंबाला, सदर, सिरसा और पटौदी, जटोली नगर परिषदों के चुनाव भी करवाए जाएंगे। स्थानीय नगर निकायों के चुनाव ड्यू हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं हैं। तो अभी हमें जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है, जो वार्डबंदी कंप्लीट होने के और रिजर्वेशन होने के बाद, वो हमें 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए प्राप्त हुई है। ये 3 नगर निगम हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनके नवंबर 2022 से और क्रम से मार्च 2022 से ड्यू है। और मानेसर नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये 2020 में पहली बार स्थापित की गई है। तो 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाने होते हैं, तो वो हम चुनाव करवा रहे हैं। चरखी दादरी स्थित समारोह स्थल में रात को शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक 13 साल की लड़की की मौत हो गई है। वहीं छर्रे लगने से लड़की की मां भी घायल हो गई। घटना के बाद फायरिंग करने वाला शख्स मौके से भागने में कामयाब रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साथ ही चरखी दादरी सिविल अस्पताल में लड़की का पोस्टमार्टम करवाया गया है और वहीं लड़की की मां का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। साथ ही मामले को लेकर डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में हथियार लेकर आना गैर कानूनी है और मामले में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। सूचना मिली थी वाटिका के अंदर कोई फायरिंग होती है, उसके किसी लड़की को गोली लगी, उससे सूचना पता लगा। वो लड़की वो जो गोली लगी तो वो ऑस्कर हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ से उसको रोड तक रेफर कर दिया। यहाँ पता लगाने की कोशिश ऑलरेडी इसके अंदर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। कोई मेरी जो है 6 लाख से सीरियस हुआ है, वो भी कोई भी लेकर नहीं है। और ये जो भी सीरियस हुआ या जैसा भी अपना लेकर है तो ये खिलाफ कानूनी कार्रवाई। हम भी शादी में आए थे, मेरे साथी की लड़की शादी थी और ये जिसकी लड़की की डेथ हुई हमारे साथी अशोक थी। लड़की रिया थी, 9th में पढ़ती थी और ये सारा परिवार शादी में आया था जी। और खाना खाने के बाद जाने की तैयारी में थे और तभी वो कोई हर्ष फायर कर रहे थे लड़के और वो राइफल लोडेड थी। वो अचानक ट्रिगर दब गया, लड़की के गर्दन में लगी और ऑन द स्पॉट लड़की डेथ हो गई। कर दी अननोन के नाम, तो ना तो हम जानते, कोई अननोन थी, बराती थी, कौन था वो। तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन, कहाँ का था, कौन था। किसी ने मना वो करे नहीं, पुलिस वहाँ को थी नहीं। तो 112 वगैरह होती तो भी मान लो पहले हादसा ना होता ही, अब वो भाग गए। नाम तो देखो पुलिस ने कार्रवाई करनी थी। तो घटना तो हरियाणा में रोज घटे, तो पुलिस का काम है। ये मेरा भाई है, दोस्त है। ये अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ उत्सव गार्डन में आया हुआ था। वहाँ पे कुछ 2 या 3 आदमी थे जो हर्ष फायरिंग कर रहे थे। उनको देखते हुए वापिस अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद ये खड़े हो गए कि भाई ये फायरिंग बंद हो जाती है, फिर घर के लिए निकल जाएंगे। ये जैसे ही अंदर गए, वो साथ अंदर चले गए और उन्होंने फायरिंग फिर वहाँ पे की। फायरिंग करते हुए जो वहाँ हैं देखने वाले, वो बता रहे हैं कि जैसे ही उसने लोड किया, अपना हथियार लोड किया, तो उसमें से फायर हो गया और फायर जो है बच्ची के यहाँ पीछे गर्दन में गोली लगी। और वहाँ जो भाभी जी खड़ी थी, उनके भी छर्रे वर्रे लगे हैं। वहाँ से फिर इनको यहाँ हॉस्पिटलाइज किया गया, सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए।
यहाँ डॉक्टरों ने गुड़िया को डेड घोषित कर दिया और बाकी का थोड़ा बहुत इन्होंने पट्टी वट्टी करके छोड़ दिया। मेरे दोस्त की लड़की शादी में आया था। कन्यादान डालने के बाद में हम जाने की तैयारी कर रहे थे, किसी ने बारात में जो लोग आए थे उन्होंने फायरिंग कर दी। मेरी लड़की थी 14 साल की, वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जारी है। करनाल का सुल्तानपुर गांव अपनी खासियत के लिए हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये गांव जल संरक्षण के लिए मिसाल भी बना हुआ है। साल 2020 में एनजीटी की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर जो गांव का वेस्ट और गंदा पानी सीधा ड्रेन में जा रहा था, उसकी पंचायती राज ने बाईपास किया है और 5 पॉन्ड स्कीम के तहत में जल का संरक्षण किया है। पानी आज खेती के लिए उपयोग भी किया जा रहा है और आज के मौजूदा समय में यहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। ये जो गांव का हमारा वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी जो घर से निकलता है, उसको साफ करने की प्रणाली है और अनएरोबिक स्लज बायोडिग्रेडेशन इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है। इसमें एक अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है जो पानी में घुल के जो इम्प्योरिटी आती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर आता है, तो उसको ये गैस और उसमें खाद में कन्वर्ट कर देता है, पहले और दूसरे पॉन्ड में। तीसरे और चौथे पॉन्ड में सनलाइट से उसका फोटोसिंथेसिस होता है पानी का, और जो उसमें हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं वो सारे ऑक्सीडाइज होकर वो बैठ जाते हैं नीचे। और 5वें पॉन्ड में बिल्कुल साफ पानी आता है जिसको हम खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि इसमें बिल्कुल भरा हुआ नहीं है पानी। इसका पानी बचाने का उद्देश्य है मेनली। और दूसरा यहाँ पे एक पर्टिकुलर भी था कि यहाँ पे एनजीटी की एक जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच, उसकी कंप्लायंस थी कि यहाँ का जो गांव का सुल्तानपुर का पानी था वो सीधा ड्रेन में जा रहा था। रेवाड़ी में CIA3 की टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को काबू किया है। 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 5 देसी कट्टे, 18 जिंदा कारतूस और चोरी करने वाले हथियार सहित एक कार भी बरामद हुई है। आरोपियों पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी सहित अन्य राज्यों में मामले दर्ज हैं। रेवाड़ी जिले की चोरियों की 2 दर्जन से भी अधिक वारदातों का खुलासा हुआ है। डीएसपी रविंद्र कुमार ने भी प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी पर 20 से 25 मुकदमे राजस्थान और यूपी में दर्ज हैं। पिछले 3 सालों से यह गिरोह सक्रिय है और पिछले कई दिनों से रेवाड़ी जिले में बंद मकान को निशाना भी बना रहे थे, उनमें चोरियां भी कर रहे थे। ये लोग दिन में रेकी करने के बाद में रात को मकान में चोरियां करते थे। सभी बदमाशों ने मिलकर एक गैंग बनाई है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ भी लगातार जारी है। जी देखिए, रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित जी के दिशा निर्देशानुसार हमने चोरी के मामले और सेंधमारी के मामले काफी बढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने एक पखवाड़ा चलाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे CIA3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, उनके नेतृत्व में हमने 5 मुख्य आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि मुख्यतः देवेंद्र, जो कि बावल का तत्कालीन बावल का रहने वाला है, वैसे ये पीछे से नजफगढ़ का है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।